हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट में एक नया टॉपिक, दैट इज समटाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि कई बार हम क्या गलती करते हैं कि हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हमने क्या किया हुआ है, ट्रीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आपने एसेट्स खरीदी है, कोई भी फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है और उसको कहाँ शो किया जाता है, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो गलती पता लगी, हमने क्या किया हुआ है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कैसे किया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। इसमें कई एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज हमने गुड्स परचेज करी है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, एग्जांपल समझ आ रहा है कि हमने क्या किया है, गुड्स परचेज की है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो गुड्स कहाँ जानी चाहिए, बिल्डिंग में ऐड होनी चाहिए, पर हमने क्या कर रखा है, उससे सपोज परचेज अकाउंट में ऐड कर रखा है। तो क्या ट्रीटमेंट होगी, जहां आपने गलती से ऐड किया है, परचेज में ऐड किया, वहां से माइनस कर दीजिए और बिल्डिंग में प्लस कर दीजिए। इस तरीके से और भी एग्जांपल है, जैसे हमने नई मशीनरी खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे करी और उसको हमने वेजेस में डाल दिया, जबकि कहाँ जाना चाहिए, वो मशीनरी में जाना चाहिए। तो हमने वेजेस में ऐड किया हुआ है, वेजेस में से लेस कर दीजिए, मशीनरी में ऐड कर दीजिए। तो क्लियर है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया हुआ है, तो हमने उसको क्या करना है, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको रिवर्स कर दीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जिस असेट्स के लिए है वो उस असेट्स में ऐड हो जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां आपने लिखा है वहां से हटा दीजिए। क्लियर? तो चलिए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं कि जी डिड ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2024, कि हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2024 का। डेबिट बैलेंस हमें बैलेंस रखे हम साथ के साथ लिखते जाते हैं, कौन से ट्रेडिंग के हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस के और कौन से बैलेंस शीट के। इससे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे तो इजी रहेगा। कैश कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस ट्रेडिंग में, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मशीनरी बैलेंस शीट के आइटम है, डेटर्स बैलेंस शीट में, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड गुडविल, ये सब किस में आएंगे, बैलेंस शीट में। इधर चेक करते हैं, सेल्स कहाँ आता है हमारा, ट्रेडिंग में, रिटर्न्स ट्रेडिंग की, लोन है हमारी, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, हमारी बैलेंस शीट में। इसमें देखिए परसेंटेज भी है और डेट भी गिवन है। ठीक है, और इधर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन भी गिवन है। तो पहले हम चेक करेंगे 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2024 तक का हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमने जितना इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ लिखा हुआ है क्या वो पूरा है, अगर कम है तो क्या ट्रीट किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बन जाएगा। क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। कैश डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट है, ये हमारी इनकम होती है, डिस्काउंट तो कहाँ जाता है, P&L में। कैपिटल हमारी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। तो क्लियर है। अब पढ़ते हैं अपनी एडजस्टमेंट। दीज आर द एडजस्टमेंट। वेजेस इंक्लूड ₹2000 incurred for erection of new machinery on 1 अप्रैल 2023, यानी कि जब हमारा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2023 को हमने एक नई मशीनरी जो थी उसकी इरेक्शन के लिए वेजेस दी थी 2000 रुपए, 2000 रुपीज, और वो कहाँ हमने ऐड कर दी, इंक्लूड कर दी वेजेस में। जबकि 2000 कहाँ ऐड होने चाहिए थे, मशीनरी में, ऐड कहाँ किए हुए हैं, वेजेस में। तो वेजेस में से हटा दीजिए। ठीक है, इसकी टिक कर लेते हैं, वेजेस पर टिक कर लेते हैं कि वेजेस में से हमने हटाना है एडजस्टमेंट, और मशीनरी पर टिक कर लेते हैं कि जब हम मशीनरी लिखेंगे तो हमें पता लग जाए कि हमने वहां पर इसको 2000 को ऐड करना है। तो दो जगह जाएगा। ठीक है, एक बार हमारा ट्रेडिंग में जाएगा वेजेस, क्योंकि ट्रेडिंग की आइटम होती है, और एक बार हमारा बैलेंस शीट में। स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, दो जगह जाता है, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है आपने। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, दो जगह जाएगा, एक बार P&L में जाएगा और एक बार बैलेंस शीट में। जब मशीनरी लिखोगे तो वहां से लेस होगा। राइट ऑफ करने हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड गुडविल बाय 33 एंड 1/3% ईच, तीनों को हमने इस परसेंट से राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ वाला क्या होता है, पोर्शन, जो राइट ऑफ वाला पोर्शन होता है वो P&L में चला जाता है और जो बैलेंस बच जाता है वो बैलेंस शीट में। सैलरीज अनपेड, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कहाँ है, दो जगह जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक बार सैलरी में ऐड जब P&L में लिखोगे और एक बार आपकी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। बैड डेट्स राइट ऑफ करने, एक बार P&L में, एक बार डेटर में से लेस बैलेंस शीट में। क्रिएट अ प्रोविजन, आपने न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है, ये भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बार बैलेंस शीट में, डेटर में से लेस। रेंट इज पेड अप टू 31 जुलाई 2024, देखिए हमारा जो
साल है वो 31 मार्च 2024 को एंड हो जाता है, जबकि जो हमने रेंट पे किया हुआ है वो 31 जुलाई तक पे कर रखा है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ का क्या है एडवांस पे किया हुआ है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक बार P&L में और एक बार बैलेंस शीट में असेट्स में। इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये भी एक बार आपका P&L में और एक बार बैलेंस शीट में। क्लियर है? अब जितनी एडजस्टमेंट है सब पे टिक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक टिक नहीं होगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी हम ऑलरेडी टिक कर चुके हैं। राइट ऑफ जो पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल। उसके बाद सैलरी है और बैड डेट्स है। सैलरी, बैड डेट्स, और बैड डेट्स किस पे लगेंगे? डेटर्स पे। न्यू प्रोविजन के लिए भी सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेंट जो है, रेंट और इंश्योरेंस, इन पर भी टिक कर लेते हैं, रेंट एंड इंश्योरेंस। क्लियर है? तो जितनी एडजस्टमेंट थी हमने सब पे क्या कर लिया है, लिख भी लिया है कि कहाँ कहाँ जाएगी और सब पर टिक भी लगा लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। दिस इज द फॉर्मेट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। डेबिट साइड दिस वन, क्रेडिट साइड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पर है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट 41,300। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? परचेजेस लिखते हैं, टू परचेजेस, अमाउंट दिस वन 1,30,295। इसमें से ये वाली रिटर्न लेस होगी क्योंकि परचेज रिटर्न अपोजिट होती है, क्रेडिट साइड में होती है। परचेज रिटर्न्स कितने की है? 195 की। ये माइनस करेंगे तो 1,30,100। क्लियर है? इस साइड हमारा क्या आता है? सेल माइनस सेल रिटर्न आता है। बाय सेल्स 1,96,200 रिटर्न थी यहाँ पर, रिटर्न इनवर्ड दिस वन, ये लेस हो जाएगी, लेस रिटर्न इनवर्स 3,200 की। ये हमारे पास आ जाएगी 1,93,000। ठीक है, 1,93,000 ये हो गई है। अब चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक, इधर परचेज, इधर सेल्स और इधर क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं जो एडजस्टमेंट में से होता है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में हमारे पास गिवन है 40,925। इसको यहाँ रख लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी। 40,925। क्लियर? अब चेक करते हैं हमने जहां जहां टी लिखा है। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक पे लिखा है, वो हम लिख चुके हैं। देन वेजेस पे टिक भी है, तो यहाँ हम अंदर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टू वेजेस, कितना अमाउंट? 22,525। ठीक है, अब इसके बारे में क्या थी? एडजस्टमेंट थी आपके पास। एडजस्टमेंट में क्या बोला गया था कि वेजेस इंक्लूड, कि वेजेस में इंक्लूड है 2,000 रुपीज इनकर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, कि हमने नई मशीनरी जो पूरे साल स्टार्टिंग में हमने ले ली थी 1 अप्रैल को, उस मशीनरी के 2,000 रुपीज हमने वेजेस में ऐड किए हुए हैं। अब वेजेस में तो ऐड हो नहीं होने चाहिए क्योंकि कहाँ जाने चाहिए? मशीनरी में। तो वेजेस में से हम ये 2,000 क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अब लिखेंगे क्या? किस नाम के हम लेस कर रहे हैं? ट्रांसफर टू मशीनरी, कि ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? मशीनरी में कर रहे हैं। ट्रांसफर टू मशीनरी, अमाउंट इज 2,000 रुपीज। तो यहां से हम लेस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 20,525। क्लियर है? आगे चेक करते हैं टी कहाँ लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेस हो गया, परचेज कर ली हमने, रिटर्न इनवर्ड इधर लिखी। उसके बाद इधर कंटिन्यू है, रिटर्न्स और सेल्स दोनों हो गई है हमारे पास। ये क्लोजिंग स्टॉक भी है। ये हमारी जो है ट्रेडिंग काउंट बन चुका है, पर अभी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। अब आगे क्या करते हैं? अपना P&L स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि हम इसको क्लोज कर पाए। पी चेक कीजिए कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? रिपेयर लिखा हुआ है 1675 का, तो ये हम लिख देते हैं। कोई टिक नहीं है इसलिए हम इसको बाहर ही लिख देंगे। टू रिपेयर्स 1,675 का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिपेयर के बाद क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स पे टिक है, 2310 अंदर लिखेंगे। टू बैड डेट्स 2310। ठीक है, अब टिक था इसके पर, तो हम इसमें चेक करेंगे अपना एडजस्टमेंट कि हमें क्या एडजस्टमेंट बोली गई है। देखिए बैड डेट्स की क्या बोली गई है? राइट ऑफ 400 एज बैड डेट। एक तो हमने 400 के हमारे फर्दर बैड डेट्स है, ठीक है, ये लगाने हैं। और हमें
प्रोविजन भी क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर कितना 5%। अब 5% कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको याद हो बच्चों, डेटर्स में से पहले हमने ये फर्दर बैड डेट माइनस करने होते हैं, फिर जो डेटर हमारे पास बैलेंस बचते हैं उसका 5% हमने कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है, कंफ्यूज मत हो जाना। न्यू प्रोविजन हमेशा क्या करना होता है, डेटर में से जो भी आपको एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स गिवन होते हैं, यानी कि फर्दर बैड डेट्स सिर्फ वो माइनस करने होते हैं, उसको माइनस करने के बाद जो डेटर बचते हैं उसके ऊपर हमने 5% कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो पहले फर्दर बैड डेट हमारे पास 400 है, वो लिख लेते हैं हम, और वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ऐड करेंगे हम अपने फर्दर बैड डेट्स, कितने 400 रुपीज के हैं, ये हम प्लस कर लेंगे 2710। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना न्यू प्रोविजन जो है वो ऐड करेंगे। ऐड न्यू प्रोविजन कितने परसेंट है, 5%। कैलकुलेट देखिए कैसे करेंगे, डेटर्स कितने 30,000 से हम 400 माइनस करेंगे, इट इज 29,600। तो 29,600 का हम 5% कैलकुलेट जब करेंगे तो इट विल कम 1,480। क्लियर है, ये कैसे आया है, डेटर में से आपने फर्दर बैड डेट माइनस करनी है, फिर जो बचेगा उसका 5% आपने कैलकुलेट करना है। जब इसको प्लस करेंगे हम सब तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,190। क्लियर है, तो ये बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन दोनों की एडजस्टमेंट हो गई है, बैड डेट्स की भी और न्यू प्रोविजन की। ठीक है, सॉरी, चलिए अब नेक्स्ट पेपर पर करते हैं। हमारा बैड डेट्स तो हो गया है, बैड डेट्स से आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हम पहले चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था ना जब यहाँ पढ़ाया था कि हम पहले क्या करेंगे, अपना 20,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 12% जब हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 का कितना आएगा 2400, पर वो पूरे साल का है। ठीक है, 20,000 का जब 12% हम कैलकुलेट करेंगे, 12 2 24, तो 2400 पर वो कितना है, पूरे साल का है। हमें कब से कब तक लेना है, हमें 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक लेना है। ठीक है, तो जुलाई से लेना है, अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दीजिए, कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब 9 मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास 1800। अब 1800 में से हमने 600 पे किया हुआ है, तो बाकी का जो बचा हुआ 1200 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। क्लियर है, कैसे निकाला है हमने, कि जितना हमने ये हमने माइनस कर दिया, जितना टोटल हमारा बना 9 मंथ का उसमें से माइनस कर दिया जो ऑलरेडी पे किया हुआ है, और जो बैलेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो यहां हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना यहाँ दिया हुआ है 600, ऐड करेंगे अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 का, तो कितना हो जाएगा ये 1800। ठीक है, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये एक बार कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जब आप लोन लिखोगे वहां ऐड भी होगा। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं सैलरी पे। ठीक है, 8,000 रुपीज अंदर लिखते हैं, तो सैलरीज 8,000 रुपीज। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या है, सैलरी अनपेड है 800 रुपए की, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है हमारी, ऐड होती है, तो यहां हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, कितने की है 800 रुपीज की, तो ये हम प्लस करेंगे जब, तो इट विल कम 8,800। ठीक है, और दूसरी बार कहाँ जाएगी, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जाएगी। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, सैलरी के बाद क्या है, इंश्योरेंस पे भी। ठीक है, 1,000 रुपीज टू इंश्योरेंस 1,000 रुपीज। अब इसमें एडजस्टमेंट चेक करते हैं, इंश्योरेंस की क्या है हमारे पास, इंश्योरेंस प्रीपेड बोला हुआ है हमें कितना 250 रुपीज। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है हमारा, इंश्योरेंस में से लेस होगा, तो ये 250 हम माइनस कर देंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 250, फिर 750 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योरेंस के बाद हमारे पास है चैरिटी 125 रुपीज की, टू चैरिटी 125। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेंट 2,000। ठीक है, तो हम अंदर लिखेंगे रेंट को, रेंट 2,000 रुपीज। अब इसमें क्या बोला गया था हमारे पास, जो रेंट है एडजस्टमेंट में देखिए, रेंट इज पेड अप टू 31 जुलाई 2024, कि रेंट जो है हमने कब तक का पे किया हुआ है, 31 जुलाई तक का। हमने कब तक का पे करना था, 31 मार्च तक का करना था, पर हमने मार्च से आगे अप्रैल मई जून जुलाई
ठीक है, कितने महीने का? हमने 4 महीने का एक्स्ट्रा पे रखा है, यानी कि हमने 12 + 4 16 मंथ के लिए 2000 रुपीज पे कर रखे हैं। कितने मंथ के लिए कर रखे हैं? 16 मंथ के लिए। तो हमने 4 महीने का एडवांस निकालना है, तो क्या करेंगे? 2000 डिवाइड बाय 16, जितने महीने के लिए है, मल्टीप्लाई जितने का हमें चाहिए 4 मंथ का, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? वो 500 आएगा। तो ये हमने एडवांस में पे कर रखा है, दैट इज आवर प्रीपेड एक्सपेंस है। तो ये हमारा प्रीपेड रेंट है, ये हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ जाएगा 1500। क्लियर है? जो रेंट पे किया है, अब वो इंश्योरेंस की तरह मत ले लेना बेटा। जो इंश्योरेंस होता है वो हमेशा 12 महीनों के लिए पे होता है, इसलिए हमेशा हम उसको किससे डिवाइड करते हैं? अगर यहाँ पर तो चलो बताया होता, बट अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बताया होता तो इंश्योरेंस हमेशा 12 मंथ से डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई जितने मंथ का हमें चाहिए होता है। बट रेंट हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 मंथ का है, इसमें जितने आगे महीने बोले थे हमने टोटल यानी कि 16 मंथ का पे किया हुआ ये। तो 2000 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई जितने महीने का हमें चाहिए, हमें 4 महीने का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया हमने। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया, तो हमने ये रेंट निकाल लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेंट के आगे क्या है? मशीनरी, ये सब बैलेंस शीट के आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस तो हो चुके हैं साइड, इस साइड देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के एक ही आइटम है, डिस्काउंट 530 का। दूसरे पेज पर हम लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह आता है। ठीक है, बाय डिस्काउंट है, अमाउंट इज 530। क्लियर है? ये हो गया है आपका। अब प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम इस साइड और इस साइड से हो चुकी है। अभी एडजस्टमेंट में बहुत आइटम्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो अभी पेंडिंग है हमारे पास। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस शीट भी बना लेते हैं और साथ के साथ फिर हमारी जो भी आइटम आएगी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं साथ के साथ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट में सबसे पहले क्या आता है? कैश, और कैश ही में पर यहाँ पर गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैश लिखते हैं। अमाउंट 10,000। अब एक बार चेक भी करते जाना बच्चों, सारी आइटमें आप लिख रहे हो, कोई मिस तो नहीं हो गया? आपने क्वेश्चन चेक सारा जब कंप्लीट कर लोगे तो एक बार जरूर रीचेकिंग करनी है, हर आइटम्स की ट्रायल बैलेंस की चेक करनी है, लिख दी है, और हर एडजस्टमेंट चेक करनी है कि दो बार आपने लिख दी है नहीं लिख दी है। ठीक है, कैश हो गया। अब बैलेंस शीट चेक कीजिए, कहाँ है? यहाँ से। मशीनरी सबसे बाद में होती है। इनमें से क्या होगा? सबसे इन चारों में से डेटर आएंगे सबसे पहले। ठीक है, डेटर कितने के? 30,000 के। तो यहाँ हम डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स 30,000। एडजस्टमेंट अगर आपको याद हो, इसमें फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन की एडजस्टमेंट थी। ठीक है, फर्दर बैड डेट 400 के थे और न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट किए थे। दोनों क्या होते हैं? लेस होते हैं डेटर में से, लेस फर्दर बैड डेट्स जो कि 400 के थे, ये माइनस करेंगे तो 29,600। इसमें से न्यू प्रोविजन भी लेस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास आया था 1480 का, जो हमने पेंडल में लिखा था, ये माइनस करने के बाद हमारे पास जो डेटर बचेंगे 28,120 रुपीज। क्लियर है? कैश, बैंक बैलेंस आता है, फिर डेटर आता है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे एडजस्टमेंट में से आते हैं। डेटर्स के बाद हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक लिखना है बच्चों, 40,925 रुपीज। क्लियर है? उसके बाद हमने जो भी प्रिपेड के एक्सपेंस के होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने कैश किया और उसके बाद यहाँ से उठाए और ये लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं? कैश, डेटर, स्टॉक लिखने के बाद हमारे पास जितने भी एडवांस के कोई एक खर्चे हैं, इसमें प्रिपेड इंश्योरेंस और प्रिपेड रेंट हमारे पास था। ठीक है, वेजेस ये कहाँ जाएगी? आपकी मशीनरी में ऐड होगी। अभी हम जब मशीनरी लिखेंगे तब करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया। डेप्रिसिएशन मशीनरी का जब मशीनरी लिखेंगे तब होगा। पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल राइट ऑफ करने हैं, इसको अभी बाद में ट्रीट करते हैं। ठीक है, इस बाद में लिखे जाएंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में जाएगा। बैड डेट्स और प्रोविजन हम कर चुके हैं। रेंट हमारा एडवांस में है और प्रीपेड हमारा इंश्योरेंस भी है, तो दोनों हम क्या करेंगे? पहले ये लिख देते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड रेंट। कैलकुलेशन आपको समझा दी थी बच्चों कि रेंट की आपने कैसे करनी है। इंश्योरेंस के हमारे पास गिवन है 250 रुपीज और रेंट हमने अभी निकाला था एडवांस का 500 रुपीज का। क्लियर है? ये हो गया। अब इसमें से यहां से तो हो गए जो होने थे इसमें, बाकी देखते हैं आप अपनी व्यूअली एसेट्स चेक करते हैं। डेटर हो चुका है। ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल सबसे लास्ट में आएगी क्योंकि ये सबसे लास्ट में होती है। मशीनरी आएगी। अब मशीनरी देखिए कितनी लिखी हुई है? 16,000 की। तो हम पहले क्या करते हैं? मशीनरी लिखते हैं। यहां लिखते हैं हम मशीनरी कितने की? 16,000। अब
2000 रुपीज जो हमने वेजेस में से ट्रांसफर किए थे, ये लिखे थे ना कि हमने इरेक्शन थी मशीनरी की 2000 की जिसको वेजेस में इंक्लूड किया होता। अब वेजेस में से जब माइनस कर दिए तो मशीनरी में तो ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्या है ये, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, 2000 रुपीज के ये हमने ऐड कर दिए। तो कितनी होगी मशीनरी, 18,000 की। अभी हमें मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी बोला गया है, देखिए कितना डेप्रिसिएशन बोला गया है, दिस इज 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। अब 5% किसके ऊपर लगाना है, 18,000 के ऊपर लगाना है बच्चों, 16,000 पर नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। 18,000 पर 5% लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 900 आएगा। तो 900 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17,100। और ये डेप्रिसिएशन मशीनरी का दूसरी जगह भी जाता है, पता है आपको, पेंडल में जाते हैं। तो पेंडल में भी हम साथ के साथ लिख देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 900 रुपीज। क्लियर है, तो ये हमने पेंडल में भी लिख दिया। अब आगे चेक करते हैं, मशीनरी के बाद क्या लिखा हुआ है, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड गुडविल। हमें इसका क्या करना है, एक परसेंटेज बोला गया था राइट ऑफ करने के लिए। दिस वन इज, जब हम इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, ये 100/3 और नीचे परसेंट का 100 आएगा। यानी कि आपने क्या करना है, जितना भी अमाउंट है, जो भी, जैसे गुडविल का हमारे पेटेंट है, सबसे पहले हमारे पास 7500, तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, 7500 मल्टीप्लाई 100/3 और मल्टीप्लाई नीचे एक और 100 आएगा, ठीक है, उससे हम कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे करने से जो आएगा वो आपका राइट ऑफ पोर्शन आएगा, जो कि आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यहां पर सब लेस होकर आएगा, ठीक है। जब हम पेटेंट्स लिखेंगे, पेटेंट्स कितने के हैं, 7500 के हैं। जब हम वो कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारा अमाउंट आएगा 2500। तो 2500 राइट ऑफ का है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यहाँ ये माइनस होने के बाद जो बचेगा 5000 वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेटेंट्स के बाद आपके पास कॉपीराइट और गुडविल है। कॉपीराइट्स एंड गुडविल, अमाउंट चेक कीजिए, कॉपीराइट्स का 18,600 और गुडविल का 21,000, ठीक है। इसकी भी परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज करके कॉपीराइट्स जो आ रहा है वो 6200 का है और गुडविल जो अमाउंट आ रहा है डेट इज 7000 का, ठीक है। तो ये हम माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करके 12,400 और ये जब माइनस करेंगे इट विल कम 14,000, ठीक है। अब ये जो राइट ऑफ वाला पोर्शन है ये पेंडल में भी लिखना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर भी लिखेंगे, टू पेटेंट्स हैं, क्या किया, इनको रिटर्न ऑफ किया है। कितने, 2500 के किए थे रिटर्न ऑफ। उसके बाद कॉपीराइट्स, रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट्स कितने किए थे, 6200 के, ये हमने किए थे ना यहाँ पर अभी, कॉपीराइट 6200 के। उसके बाद गुडविल 7000 की थी, गुडविल रिटर्न ऑफ कितने की, 7000 रुपीज की। क्लियर है, तो ये हमने तीनों जो असेट्स जो राइट ऑफ वाला पोर्शन था वो पेंडल में चला गया और टोटल में से राइट ऑफ वाला हटाने के बाद जो बचा वो कहाँ आ गया, आपके बैलेंस शीट में आ गया। क्लियर है, तो ये हमारी अभी ये वाली साइड बैलेंस शीट की, देखिए कैश लिख चुके हैं हम, ठीक है। मशीनरी हमने कर दी ट्रीटमेंट, मशीनरी में हमने वेजेस वाले भी ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन भी कर दिया, डेटर्स भी हम कर चुके हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारे सेट्स हम कर चुके हैं। इस सेट से बैलेंस शीट में चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, लोन है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल, कैपिटल तो सबसे बाद में जाएगी। तो क्या करते हैं, पहले क्रेडिटर लिखते हैं 30,305 के, क्रेडिटर्स 30,305। क्लियर, उसके बाद लोन, लोन पे देखिए आउटस्टैंडिंग हमने लिखा था ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हम क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। लोन लिखेंगे हम पहले अपना अमाउंट कितना है, 20,000 का, इसमें ऐड करेंगे हम अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट कितना था इसका, पेनल में से चेक करेंगे, इट इज 1200 लिखा था हमने वहां पर आउटस्टैंडिंग, तो ये हम प्लस कर देंगे तो 21,200 का ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। अब बैलेंस एडजस्टमेंट में चेक करते हैं, इसमें तो सिर्फ कैपिटल रहेगी जो सबसे बाद की है। एडजस्टमेंट में चेक कीजिए, वेजेस में से लेस कर दिया, मशीनरी में ऐड कर दिया, दोनों जगह जा चुके हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में भी लिख चुके हैं, बैलेंस शीट में भी लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी में से भी लेस कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख दिया।
पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल दोनों जगह जा चुकी है। बैलेंस शीट में भी हमने लेस करके दिखा दिया और रिटर्न ऑफ पोर्शन हमने P&L में भी लिख दिया। सैलरी एंड पेड, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमने सैलरी में ऐड कर दी, पर अभी हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पेंडिंग है, तो यहाँ हम लिख देंगे अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट 800 रुपीज। क्लियर? बैड डेट्स दोनों जगह हो गए, P&L में भी हम लिख चुके हैं, डेट में से भी लेस कर दिया। न्यू प्रोविजन हम दोनों जगह ट्रीट कर चुके हैं। रेंट, एडवांस रेंट था, रेंट में से लेस भी कर दिया P&L में, और हमने अपनी बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमने दोनों जगह दिखा दिया, इंश्योरेंस में से भी लेस कर दिया P&L में और बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। तो सारी एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब सिर्फ कैपिटल की पेंडिंग है। अब कैपिटल हम लास्ट में लिख देते हैं 68,900 का, कैपिटल 68,900। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट होगी, जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा वो यहाँ पर, और लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटलिंग कर देंगे। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया हमने उसकी क्लोजिंग करते हैं। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम इस साइड का जब हम टोटल करेंगे, इट विल कम 2,33,925। इस साइड लिए लिखेंगे 2,33,925। इसमें से जब ये सारे हम ऊपर के माइनस करेंगे तीनों आइटम्स, तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा दैट इज 42,000। ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे अपना, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इसको हम यहाँ ब्रोट डाउन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, अमाउंट इज 42,000 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने दूसरा पेपर भी बनाया था ना प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करने पे, ये यहाँ पर थे और उसके बाद ये आइटम्स थी। ठीक है, ये हम जब टोटलिंग करेंगे अपना, इस साइड का जो हमारा टोटल है दैट इज 42,530। ठीक है, 42,530, इसमें से माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो बच रहा है 7090 का बच रहा है। इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये हम अपना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा P&L भी कंप्लीट हो चुका है, ये ट्रेडिंग अकाउंट भी हो चुका है। अब बैलेंस शीट में हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपना नेट प्रॉफिट 7090 का, और ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 75,990। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हो गया। अब जब हम इनकी टोटलिंग करेंगे तो इस साइड का जो टोटल होगा 1,28,295, 1,28,295। क्लियर है? तो ये बैलेंस शीट जो है बन चुकी है। लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल आपको पता है इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होता है। क्लियर? तो आज के टॉपिक की जो एडजस्टमेंट थी बच्चों, वो दिस वन, ये वाली थी आपकी। ठीक है, क्या था इसमें कि वेजेस जो थी मशीनरी की थी, जबकि हमने उसको क्या किया था, वेजेस में ऐड कर दिया था, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 2000 रुपीज, जबकि हमने उसको ट्रीट कैसे किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी सारी एडजस्टमेंट जो है आपको पहले भी समझाई गई है। ठीक है, वो रिपीटेड थी, बाकी सिर्फ ये वाली जो थी वो न्यू थी। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, कंसेप्ट कैसे उसको ट्रीट करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी बात बच्चों याद रखना, इस टाइम पर जो हमें यहाँ पर डेट दी गई थी इस 2000 रुपीज की, वो स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो इससे हमारा डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपने देखा कि जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो हमने उस पर डेप्रिसिएशन किस पे लगाया था, पूरे 12,000 पर लगा, सॉरी जो 18,000 आया था इसके ऊपर लगाया था। ठीक है, क्योंकि हमारी मशीनरी भी स्टार्टिंग से चल रही थी, और जो ये इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस थे ये भी कब के थे, 1 अप्रैल से थे। ठीक है, तो इसलिए हमने टोटल किया और इसके ऊपर लगा दिया। एक बात छोटी सी ध्यान रखना बच्चों, कई बार वो ये इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस की जो डेट है वो अलग दे देता है। ठीक है, मशीनरी का बैलेंस जो है वो स्टार्टिंग से चला आता है, वो 1 अप्रैल से होता है। ठीक है, जब भी साल शुरू होता है आपका, अगर इंस्टॉलेशन की डेट वो चेंज कर देगा तो आपने डेप्रिसिएशन दोनों पे अलग अलग चार्ज करना है, और फिर यहाँ ज्वाइंट करके आपने लिखना है। समझ आ रहे हो? मान लीजिए इस 2000 की वो जो डेट है वो 1 अक्टूबर दे देते। ठीक है, कि कोई नई मशीनरी आपने खरीदी थी और उसकी जो आपने एक्सपेंस किया था वो 1 अक्टूबर को किया था,
समझ आ रहा है? ध्यान से सुनना बच्चों। 1 अक्टूबर को अगर ये क्या होता तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ के लिए। तो आप 16,000 के ऊपर 5% निकालते पूरा जितना आता, उसके बाद 2,000 के ऊपर फिर 5% कैलकुलेट करते, पर कितना? 6 मंथ के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 6/12 हो जाएगा, 6 मंथ का निकाल लेंगे। फिर उन दोनों इसका डेप्रिसिएशन जो आपने अलग निकाला है और इसका जो डेप्रिसिएशन निकाला है, दोनों को ऐड करना और यहाँ लिख देना। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है कि क्या बोला जा रहा है कि आपने अगर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस की डेट जो भी आपने बाद में ऐड किया है, ठीक है ना, अगर उसकी डेट आपका साल स्टार्टिंग की नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन इस वाले पे अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस वाले पे अलग, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, फिर दोनों को अलग अलग ऐड कर देना और यहाँ पर एक बार में ही लिख देना, और पेंडल में भी वो इकट्ठा ही जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आपको वो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्यू टू द चेंज ऑफ द डेट। तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट ये भी क्लियर हो गया है कि कई बार डेट का इफेक्ट होता है तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।